अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, कुछ मालूमाती ऐसी तफसीलात के जिससे आपको फ़ायदा हो। ब्लड प्रेशर है क्या? ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड और प्रेशर। इसका मतलब है हम किसी ऐसे दबाव की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आपके खून के बहाव से या खून से है। आपका खून जिन नालियों से निकल के दिल से पूरे जिस्म के हर हिस्से की तरफ जाता है उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। जब आपका खून वहाँ से गुज़रता है तो जिस दीवार से वो दीवारें होती हैं ज़ाहिर है खून की नालियों की, आर्टरीज़ की चारों तरफ, तो वो जो खून है उस उनके साथ गुज़रते हुए जो प्रेशर उसके ऊपर डाल रहा होता है उसको हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर। और अगर तो ये बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा हो और इसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, और अगर वो दबाव कम हो और आराम से गुज़र जाए ब्लड वहाँ से तो इसको हम कहेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो नुकसान ही होता है कि जो दिल होता है, दिल को अब खून भेजना है, दिल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे उसने सिकुड़ना है और खून को भेजना है जिस्म के हर हिस्से की तरफ बज़रिया उन खून की नालियों से कि जो आर्टरीज़ कहलाती हैं। अगर वहाँ पे अब प्रेशर ज़्यादा है तो वही प्रेशर के ख़िलाफ़ दिल काम करेगा। जब दिल काम करेगा उस प्रेशर के ख़िलाफ़ जो ज़्यादा है तो वो दबाव इसके ऊपर भी पड़ेगा। इसकी वजह से फिर क्या होगा कि फालिज और दिल के अटैक और खून की नालियों के मसाइल ज़्यादा जन्म लेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हैवी काम करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ऊपर वाला अगर 120 हो और नीचे वाला 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड होता है जब ऊपर वाला 120 से लेके 129 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हो और नीचे वाला 80 से कम तो हो लेकिन ऊपर ना हो, तो इसको कहते हैं एलिवेटेड, यानी ऊपर वाले की वजह से। स्टेज 1 क्या होती है? हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, कि अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो और नीचे वाला जो है वो 80 से लेके 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो, तो इसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होती है कि जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं, जहाँ पे फिर इलाज शुरू किया जाता है या कोशिश की जाती है इलाज किया जाए। अगर ब्लड प्रेशर किसी का 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऊपर वाला और नीचे वाला 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और अगर इस तरह के ब्लड प्रेशर को हम ठीक ना करें तो दिल के अटैक हो सकते हैं, फालिज हो सकता है और बहुत सारे और भी गुर्दों के और सीरियस और भी मसले बन सकते हैं। देखें, अब थोड़ा सा बुनियादी तो ये पता चल गया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर या स्टेजेस इसकी कौन कौन सी हैं। लेकिन चाहे आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और चाहे अभी आपको ये मसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं पीते, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी खाने की जो आदतें हैं वो अच्छी हैं, तो इस सूरत में पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको आसानी से दवाइयों की मदद से और लाइफस्टाइल की जो तब्दीलियां मैंने कहा है उनसे ठीक कर सकते हैं। और अगर पहले से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो इनसे बचने में भी ये चीज़ें आपकी बहुत मददगार होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर की अलामात के बारे में बात करें तो ये वो बीमारी है कि जिसकी अलामात अक्सर लोगों में, मेजॉरिटी में तो अलामात आती ही नहीं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अलामत नहीं होगी। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी का दूसरा नाम, एक तो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं, हाइपरटेंशन कह देते हैं, लेकिन दूसरा एक ख़तरनाक नाम है इसका साइलेंट किलर, खामोश कातिल। क्योंकि ये आपके आप बढ़ा हुआ होगा और आपको पता ही नहीं होगा। सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे चला जाता है ख़तरनाक हद तक, तो फिर कुछ अलामात आ सकती हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, सांस की खराबी होना या नाक से खून का आ जाना। लेकिन अक्सर लोगों में ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं आती। यही वो वजह है कि 18 साल की उम्र के बाद हम लोगों को कहते हैं कि हर 2 साल के बाद तो लाजमी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और बाज़ लोग साल में 2-2, 3-3 दफ़ा चेक करवा लेते हैं क्योंकि एक है ही साइलेंट डिजीज़ है, तो उस पर इस तरीके से आप नज़र रख सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए ब्लड प्रेशर के मसले के लिए। देखें, आम तौर पे तो हम कहते हैं कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं वो हर 2 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके या तो ख़ानदान में हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिनकी वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला जल्दी जन्म लेगा। जैसे कि उनको वज़न ज़्यादा हो सकता है, बाज़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, बाज़ लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि आप सालाना या हर 6 महीने के बाद एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें।
लोग ये पूछते हैं कि हमें घर में मशीन रखनी चाहिए या हमें कहीं जाके चेक करवाना चाहिए। आइडियल या मिसाली सूरत हाल तो ये है कि आप किसी क्लिनिक पे जाएं या डॉक्टर के पास जाएं हर 2 साल के बाद और उनसे ये बात करें कि मैंने ना सिर्फ एक कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ बता दें कि जो चीज़ें मैं करूं ताकि मुझे ब्लड प्रेशर के कम से कम ख़तरा का सामना करना पड़े। क्योंकि वजह ये होती है कि जो ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा इन्हिसार होता है कि यहाँ पे जो हम कफ़ लगाते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, अगर वो आप छोटे साइज़ का लगा लेंगे तो गलत ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा आपका। लेकिन अगर आप लूज़ लगाएंगे बड़े साइज़ का तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो लेकिन उसके ऊपर कम आए। तो इसलिए इब्तिदा में कोशिश करें कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मिल के इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर बात कर लें। ब्लड प्रेशर जो है इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं। दरअसल 2 किस्म की जो है हाई ब्लड प्रेशर होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। जो अक्सर लोगों को होता है वो ये मसला होता है। इसकी कोई वजह नहीं पता किसी को, सिर्फ़ ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सोचा ये जाता है कि हमारी खून की नाली में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे कि क्लॉटिंग वगैरह का, एथेरोस्क्लेरोसिस का एक अमल होता है कि खून की नालियाँ तंग होती जाती हैं और जितनी खून की नालियाँ तंग होती जाती हैं उतना ज़्यादा फिर चांसेस बढ़ते जाते हैं कि ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा। और बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि फिर हम नमक भी बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उन खून की नालियों के अंदर जो ब्लड का की क्वांटिटी या अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। जब खून की मिकदार ज़्यादा हो और खून की नालियों में तंगी हो तो अक्सर फिर लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला बनता है। इसको हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन इसी वक्त में एक और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं कि कुछ लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक में या अस्पताल में तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, लेकिन घर जब चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। इसको हम कहते हैं वाइट कोट, यानी क्योंकि डॉक्टर वाइट कोट पहनता है तो उस मुनासबत से इसका नाम है वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये ख़तरनाक इसलिए नहीं होता कि ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप अपने घर वाले ब्लड प्रेशर को ही नॉर्मल समझे, अस्पताल वाले को नहीं। तो एक कौन सी टाइप थी, प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन, और दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि ये सेकेंडरी कॉज की वजह से होती है। ये जो ब्लड प्रेशर का मसला होता है किसी और बीमारी की वजह से ये होगा और बड़ी जल्दी हो जाता है। लोगों को जल्दी फिर यानी पता चल जाता है कि अगर कोई ऐसा मसला बनेगा, जैसे हमारे गुर्दों के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिनको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। 2 होते हैं, हर तरफ एक पड़ा होता है। तो उसमें का जो ट्यूमर हो जाता है, गिल्टी बनती है, तो उसकी वजह से लोगों को हो सकता है। और बाज़ का ब्लड प्रेशर का कोई मसला होता है पैदाइशी तौर पे ही प्रॉब्लम की वजह से, जैसे दिल में वो सुराख होता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दी ब्लड प्रेशर का सेकेंडरी कॉज होती है। इसके अलावा कफ़ और जो नज़ला ज़ुकाम वाली कुछ दवाइयाँ, कुछ पेन किलर, बर्थ कंट्रोल पिल्स या इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं उनकी वजह से भी लोगों को ये मसला बनता है। और बाज़ लोग नशे की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोकेन है या एम्फेटामिन है, उनकी वजह से होता है। सेकेंडरी वजह जो एक बहुत बड़ी वजह है वो गुर्दे की बीमारी भी है, क्योंकि गुर्दे का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है ब्लड से। तो बाज़ का गुर्दे की बीमारी की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये क्या होता है कि बहुत सारे वो ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जब वो सोते हैं तो वो पहले खराटे बहुत लेते हैं, रात को बार बार उनकी नींद, सांस रुकता है तो नींद ख़राब होती है, और दिन में वो सारा दिन लेज़ी रहते हैं। तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो इन लोगों को अक्सर हम कहते हैं कि बाईपैप या सीपैप लगा के सोएं तो ये मसला हल हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। और सबसे आखिर में कि जो थायराइड का मसला होता है, तो थायराइड का मसला एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ज़हन में रखें कि अगर आप इनको वक्त पे पकड़ लेंगे, इलाज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके होने के चांसेस कम से कम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले है एज या उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आपकी खून की नालियों में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी वो उसमें तंगी आना, सख्ती आना, ये चीज़ बढ़ती है। आमतौर पे कहा जाता है कि मर्दों में 64 साल की उम्र तक औरतों से ज़्यादा ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं, लेकिन ख़वातीन में 65 साल या 64 साल के बाद फिर तकरीबन बराबर ही चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। उसके बाद बारी आती है कि आपका किस नस्ल से या रेस से ताल्लुक़ है। कहा यह जाता है कि अफ्रीका के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बाकी लोगों के। और इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके ख़ानदान में आपके किसी करीबी यानी माँ बाप या बहन भाइयों में से या किसी और करीबी फैमिली के अजीज़ में ब्लड प्रेशर का मसला है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर होगा ज़िंदगी में किसी स्टेज पे। इसी तरह से अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, कोई मोटापा का शिकार है,
तो उस सूरत में भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि खून की नालियों के मसले ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप बैठे रहते हैं, आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या वेपिंग, जो आजकल एक नया स्टाइल आया है, लेकिन चाहे आप तंबाकू इस्तेमाल करें, पान खाएं, तो ये वो तमाम चीज़ें जो खून की नालियों के मसलों को ज़्यादा बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, नमक जो है यानी सोडियम, वो आपकी खून की नालियों में जाके वहाँ पे पानी को रोक के रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और वो लोग जो कम पोटेशियम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक का जो तोड़ है, नमक का जो जो उसको उसके असर को कम करता है वो पोटेशियम है, फलों में होता है, सब्जियों में होता है। वो लोग जो कम ये चीज़ें खाते हैं तो उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीने के आदी हैं, तो शराब जो अल्कोहल होती है वो भी एक रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर का। इसी तरह से स्ट्रेस, परेशानी, क्योंकि स्ट्रेस वाले लोग अक्सर खाना ज़्यादा खाते हैं, अक्सर वो ज़्यादा ऐसी फ़जूल चीज़ें खाते हैं, और स्ट्रेस ख़ुद में अकेला ही काफ़ी है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, चाहे वक्ती तौर पे ही क्यों ना बढ़ाए। इसी तरह से वो लोग जो कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार हों, जैसे गुर्दे की बीमारी, शुगर की बीमारी, या नींद जो है वो बहुत अरसे तक वो कम लेते हों। 2-4 दिन के लिए आपकी नींद कम आए तो समझ में आती है, लेकिन ज़्यादा अरसा जब आप इसका शिकार हो जाएँ तो तब भी आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। और सबसे आखिर में प्रेगनेंसी या हमल के दौरान भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। इसीलिए प्रेग्नेंट ख़वातीन को कहा जाता है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदा चेक करवाएं ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की। हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है लेकिन आप इसका इलाज नहीं करवाते। क्योंकि एज ए डॉक्टर जो एक चीज़ हमें काफ़ी गुस्सा भी आता है इस बात पे कि जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी क्योंकि ये दवाई लग जाती है, हमें खानी पड़ेगी। तो उनको हम अक्सर समझाते हैं कि देखें, एक तरफ आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा के इसको कंट्रोल रख सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा ये कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ना खाएं लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन का आप फिर सामना करें। देखें, ब्लड प्रेशर के सिलसिले में 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि कितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर रहता है और कितना लंबे अरसे के लिए रहता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, जितने लंबे अरसे के लिए रहेगा, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी। वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, वो रुकावटें क्या हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में? पहला तो ये है कि दिल का अटैक और फालिज का अटैक। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा रहता है और वो इलाज नहीं करते, तो उनकी खून की ये जो नालियाँ, आर्टरीज़ होती हैं, उसमें ऐसी टूट फूट होती है कि दिल के अटैक भी ज़्यादा होते हैं और फालिज के अटैक भी ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद आता है एक चीज़ जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म क्या होता है कि खून की नाली ऐसे है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो दीवार जो है खून की नाली, आर्टरी की, वो कमज़ोर पड़ जाती है और यहाँ से एक थैली निकल आती है जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अब इस थैली की ख़ास बात ये होती है कि इसकी दीवार बाकी दीवार की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से एक दिन वो फट जाएगी और ख़ुद सोचें कि खून की किसी बड़ी नाली में, ख़ास तौर पे ये पेट के अंदर एक अयोर्टा का हिस्सा आता है जिसको हम एब्डोमिनल अयोर्टा कहते हैं, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ बन जाए और एक दिन फिर, तो ये बहुत बड़ी एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है कि जान बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि लेप्रोटमी तक करनी पड़ती है। ये हो सकता है। इसी तरह से हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर कैसे होता है कि लोग ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते, वो ज़्यादा रहता है। खून की उन नालियों में प्रेशर ज़्यादा रहता है जिनके ज़रिए दिल ने खून को भेजना है पूरे जिस्म में। अब दिल काम कर रहा है बहुत बड़ी रुकावट के ख़िलाफ़। वो पहले तो बड़ा होगा, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और एक दिन वो बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा, और ये जो खून में से पानी है ये आपके फेफड़ों में चला जाएगा और पल्मोनरी एडीमा और सारे मसले जन्म लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के अलावा किडनी प्रॉब्लम होते हैं। जो खून की नालियाँ आपके जिस्म के बाकी हिस्सों से गुजर रही हैं, वो किडनी से भी गुजर रही हैं, तो उनमें जब मसाइल आएंगे खून की नालियों में, तो किडनी जो है 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुर्दे को तबाह करके रख देती हैं। एक मोटापा, एक शुगर और एक हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दे का मसला बनता है। इसी तरह से एक और कॉम्प्लिकेशन जो आ सकती है वो आपकी आंखों में आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी खून की नालियाँ हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों की बिनाई चली जाती है। इसी तरह से एक और इशू होता है कि जिसको हम कहते हैं कि आपके जो दिमाग है, देखें, ब्लड प्रेशर की एक बात समझें कि ब्लड प्रेशर, अब हमारा एक दिमाग है, उसमें खून की नालियाँ गई, फिर वो छोटी छोटी होती गई, ब्रांचेस बनती गई, उनकी छोटी शाखें बन जाती हैं एंड पे जाके। लेकिन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो एंड की आर्टरीज़ जो होती हैं कमज़ोर होती हैं। ये ज़्यादा प्रेशर मार मार के उन आर्टरीज़ को इतना ख़राब कर देता है कि एक दिन वहाँ पे या ब्लीडिंग हो जाएगी या वहाँ पे कोई क्लॉट बन जाएगा।
तो इससे ना सिर्फ ये कि फालिज के अटैक होते हैं, बल्कि डिमेंशिया या भूलने की बीमारी भी होती है, यादाश्त जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है ऐसे लोगों में। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है कि जब आपके घर में या आपके कोई दोस्तों के हल्के में कोई ये कहता है कि मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी क्योंकि फिर ये लग जाती है, तो उनको फिर ये लिस्ट बता दें कि इनमें से कौन कौन सी आप चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आप दवाई नहीं खाना चाहते, तो उससे ये मसला बनता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बारे में हम कहते हैं कि नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज़ बट अ मैनेजेबल डिजीज़, कि ये नहीं है नमूनिया की तरह आप 14 दिन दवाई खाएंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आप इसको कंट्रोल करके रखेंगे शुगर की तरह। तो ये कॉम्प्लिकेशन का जानना बहुत ज़रूरी था। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे तशख़ीस की जाती है, कैसे डायग्नोज़ किया जाता है आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। देखें, ब्लड प्रेशर को तशख़ीस करने के 2 तरीके हैं। एक तो बहुत ही फ़जूल तरीका है कि लोग जाते हैं क्लिनिक्स पे या कहीं पे भी खड़े होते हैं जाके, और किसी फार्मेसी पे चले जाएंगे और जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे और वहाँ पे खड़ा हुआ लड़का उनको दवाइयाँ लिख देगा। ये पाकिस्तान में होता है, जो सबसे बुरा तरीका है, सबसे बदतरीन तरीका है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलरली जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया। और अगर आपका ब्लड प्रेशर का शक होता है तो डॉक्टर पहले तो आपका ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में चेक करता है, और उस वक्त चेक करता है जब 5 मिनट के लिए आप सुकून से आराम से बैठ चुके हों, आपने कोई चाय कॉफ़ी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ ना पी हो पिछले 2-3 घंटे में, और कोई दवाई ऐसी ना खाई हो, तो उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में चेक किया जाता है। जिस बाजू में ज़्यादा आएगा उसको लिया जाएगा, और एक दफ़ा नहीं चेक किया जाता है बल्कि 3 दफ़ा चेक करके फिर उसका एवरेज या मीन निकाल लिया जाता है, और वो आपका देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। और अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, वो एक वक्त में ही चेक करके आपको दवाई नहीं लिख देगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इमरजेंसी या क्राइसिस होता है हाइपरटेंसिव, तो उस सूरत में वो आपको कहेगा कि आप जो हैं 2 या 3 दिन के बाद ज़रूर आएँ या 1 हफ़्ते बाद आएँ, फिर दोबारा चेक करके देखा जाएगा कि क्या वाकई आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर आपको ये हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसके लिए देखें सबसे अच्छा डिवाइस क्या होता है, कि जो एक स्फिग्नोमैनोमीटर उसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने वाला आला, कि जिसमें आपके यहाँ पे कफ लगता है। यहाँ वाला मत लें, ना उंगली वाला, ना ये, ना वॉच, ना घड़ी, ना कोई मोबाइल, बल्कि यहाँ पे कफ लगेगा। और अब तो ऑटोमेटिक मशीन होती है, ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, कि वो बटन प्रेस किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर रीड हो जाएगा। ऊपर वाला जो होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है जब आपका दिल जो है वो धड़कता है, जब आपको ये बीट अपनी पल्स नब्ज़ महसूस होती है धड़कती हुई, तो ये सिस्टली होती है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और 2 इन बीट्स के दरमियान, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब वो रिलैक्स होता है दिल, तो नीचे वाला ब्लड प्रेशर आता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 65 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों में ये भी देखा गया है कि ऊपर वाला तो ज़्यादा आता है, नीचे वाला नॉर्मल आता है। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा, आपके खाने की आदत पूछेगा, आपका पूछेगा कि कोई सिगरेट तो नहीं पीते, कोई नशा तो नहीं करते, मुकम्मल तौर पे उसके बाद आपको चेक करेगा। स्टेथ जो होती है डॉक्टरों वाली जो लगा के, और वो आपके दिल को चेक करेगा। तो इसके अलावा फिर आपके कुछ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। जैसे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बाज़ औक़ात लोगों को हॉस्पिटल जाके ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाता है लेकिन घर जाके ठीक रहता है, तो डॉक्टर आपको 24 घंटे के लिए एक ब्लड प्रेशर को मापने वाला आला लगा देगा, जिसके फिर बाद में वो पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि घर जाके आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहा है। इसके अलावा लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, कुछ लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट होते हैं, जैसे आपके गुर्दों का टेस्ट करवाया जाता है, थायराइड का करवाया जाता है, जिगर का करवाया जाता है। ये देखा जाता है कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है, यूरिन का टेस्ट करवा लिया जाता है, और इस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, ताकि बाकी तमाम, इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, के मुकम्मल तौर पे देखना होता है कि ब्लड प्रेशर की क्या कोई वजह भी है कि जो पकड़ी जा सकती है फौरी तौर पे। इसी तरह से फिर आपका ईसीजी करवाई जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईकेजी भी कहा जाता है और इसको ईसीजी भी कहा जाता है। और इसका मकसद ये देखना होता है कि कहीं ये तो नहीं है कि आपको था ब्लड प्रेशर पहले से, जैसे ये एक साइलेंट डिजीज़ है मैंने कहा था, तो आपको नहीं पता था, तो उस सूरत में आपका दिल बड़ा हुआ मिलता है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो वो ईसीजी से काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। और इसके साथ साथ एक और ऐसा टेस्ट करवाया जाता है जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि जो दिल के कोई चैम्बर हैं वो तो नहीं बढ़े हुए, तो एकोकार्डियोग्राम भी करवाया जा सकता है। और ब्लड प्रेशर जो है वो घर में अगर आप चेक करते हैं तो वो उतना ही ज़रूरी है जितना डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना होता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आपकी तशख़ीस हो जाती है। दोस्तों, अब आप आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, जो है कि इसको इलाज कैसे करते हैं।
देखिए, इलाज में सबसे जो अहम चीज़ होती है कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल में आपने तब्दीलियाँ लानी है, जिसका मैं आगे थोड़ा ज़्यादा ज़िक्र कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मुख्तसर बताऊँ, तो आपने कोशिश करनी है कि वो खुराक खाएँ कि जिसमें नमक कम है, और रेगुलर आप एक्सरसाइज़ वगैरह करें, अपना वज़न जो है वो नॉर्मल रखें, शराब मत पिएँ, सिगरेट मत पिएँ, और 7 से 9 घंटे की अपनी जो नींद है, वो ज़रूर पूरी करें। बाकी ये कि अगर लाइफ़स्टाइल अकेला ये कामयाब ना हो ब्लड प्रेशर को कम करने में, तो उस सूरत में हमें दवाइयों की तरफ जाना पड़ता है। दवाइयों के बारे में 2-3 चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, जो आपने पहले ही आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। दवाइयाँ जो हैं हम 1, 2, 3 या 4 का कॉम्बिनेशन देते हैं। जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन देते हैं दवाइयों का, ज़्यादा यानी कि गोलियाँ मिला के देते हैं, उतना फ़ायदा होता है और उतने ही कम साइड इफ़ेक्ट आते हैं। दूसरा, दवाई जो है कुछ टाइम लगता है, दवाई को असर करने में कुछ टाइम लगता है। तो जब आप दवाई खा रहे होते हैं और आप ये समझते हैं कि 2 दिन में आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होता। और कभी भी दवाई को आपने खुद बंद नहीं करना डॉक्टर से के मशवरे के बगैर, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अचानक से दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको रीबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ, जैसे आगे मैं ज़िक्र करूँगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उनको इस्तेमाल करते हुए ग्रेप फ्रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर आप ग्रेप फ्रूट खाते हैं तो इन दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर की जो ब्लड प्रेशर आपका नीचे बहुत चला जाएगा, जिससे नुकसान होता है। और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयों का आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दवाइयाँ तो आपके जिस्म से पानी और नमक को निकालती हैं, और कुछ दवाइयाँ जो हैं आपकी खून की नालियों, और जो अक्सर दवाइयाँ वो खून की नालियों की तंगी को कम करती हैं। और कुछ दवाई जो है जैसे बीटा ब्लॉकर, वो दिल के रफ्तार को स्लो करती हैं। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आती है कि अगर हम पहले ही नमक कम लें, पहले ही हम ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएं, पहले ही हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, तो हम नालियों की तंगी को भी खुद कम रख सकते हैं और पानी को भी इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये दवाइयाँ भी वही काम करती हैं जो पहले हमारे हाथ में है खुद। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती हैं पेशाब आवर दवाइयाँ, या जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डायूरेटिक्स क्या करती हैं कि ये आपके जिस्म से पानी और नमक को निकालती हैं, और जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें जैसे कि थायाज़ाइड डायूरेटिक होती हैं, लूप डायूरेटिक होती हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होती हैं। तो पेशाब आवर दवाइयाँ अक्सर जो है वो हम सुबह को या दोपहर को देते हैं, क्योंकि इनसे फिर बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। और जब आप ये दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो हमेशा अपना इलेक्ट्रोलाइट पे नज़र रखें, जिसमें पोटेशियम भी चेक करवाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि वो कम हो सकते हैं आपके जिस्म में। तो अगर वो कम हो रहे हो तो डॉक्टर फिर पेशाब आवर दवाई भी तब्दील कर देगा, ताकि वो दवाइयाँ दी जाएँ जो पानी भी निकालें, नमक भी निकालें, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा ना निकलें। तो एक तो ये दवाइयों का कैटेगरी है। दूसरा होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एस इनहिबिटर। ये भी वो दवाइयाँ होती हैं जो खून की नालियों की जो तंगी होती है उसको कम करती हैं। जैसा कि इसके अंदर जो मशहूर हैं, ये मैं जेनरिक बता देता हूँ नाम के, लजीनोप्रिल है, बेनेज़िप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, और इस तरह की बहुत सारी प्रिल दवाइयाँ होती हैं। एक और ग्रुप है इसी का मिलता जुलता, आप इसका कज़न कह सकते हैं। वो क्या है कि ARBs, एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं, ये भी खून की नालियों को तंगी से बचाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें मशहूर आप जानते हैं पहले से कि जैसे कैंडी सार्टन है, लो सार्टन है, और इस टाइप की दवाइयाँ। इसके बाद बारी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, जिनका मैंने जिक्र किया था कि अगर आप ये ले रहे हैं तो ग्रेप फ्रूट मत इस्तेमाल करें। इसमें 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं। एक वो होती हैं जो खून की नालियों की तंगी को कम करती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो दिल की रफ्तार को कम करती हैं। इसके अंदर भी जो मशहूर दवाइयाँ हैं उनको जैसे कि हम डिल देते हैं, ये एमलोडिपिन बड़ी मशहूर है, डिल्टायाज़म है, और भी इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं कि विरापामिल वगैरह, कि जो हम लोगों को देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और अगर ये जो दवाइयाँ अभी तक मैंने बताई हैं, इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, जैसे पेशाब आवर को साथ शामिल कर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे साथ, और साथ हम दे देते हैं एस इनहिबिटर्स या ARB, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस कॉम्बिनेशन में देने से अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इससे पहले जब हमारे पास ये दवाइयाँ नहीं थी तो हम अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर ज़्यादातर दिया करते थे, लेकिन अब उनको अकेले नहीं देते, कॉम्बिनेशन में तो दे देते हैं, लेकिन आम तौर पे हम उनको, जैसे कार्बिडोलोल है, लबीटालोल है, और मेटोप्रोलोल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो दवाइयाँ हैं कि जो अब हम लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अकेली तो नहीं देते लेकिन कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई को एक तो रेगुलरली लें, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे लोगों को फिर नुकसान होने का डर होता है, फ़ायदा नहीं होता।
जैसा कि मैंने कहा था कि आप लाइफस्टाइल में अगर तब्दीलियां लाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाएगा, और अगर आप दवाई भी लेते हैं तो कम से कम दवाई के लेते हुए ये मुमकिन होगा। उसमें सबसे एक पहली चीज़ क्या है कि आप अच्छा खाना खाएं। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश डाइट। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। इसमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स हैं, पोल्ट्री है, फ़िश है, लो फैट जो है डेयरी फूड्स हैं, यानी पोटेशियम ज़्यादा होता है और हेल्दी फैट्स होती हैं। तो एक अच्छी जो डाइट है वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके बाद बारी आती है कि कम से कम नमक लें। कोशिश करें कि प्रोसेस्ड मीट ना लें, डब्बों वाले खाने ना लें, जो फ्रोज़न ये जो खाने मिलते हैं ये कम से कम लें। और हमेशा ज़हन में रखें कि पहले चेक कर लें किसी भी चीज़ पैकेट वाली को खाते हुए कि उसमें नमक कितना है, सोडियम कितना है। हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ को 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा एक दिन में सोडियम नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बारी आती है कि शराब मत पिएँ। जो शराब पीते हैं तो डेफिनेटली उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसी तरह से अगर आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उससे भी आपका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। और इसी तरह से अपना जो हेल्दी वेट रखें। आप अपना ब्लड प्रेशर अगर 1 किलो भी कम करते हैं तो उससे भी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। बहुत फ़र्क पड़ता है अपने वज़न को कम रखने से। और कोशिश करें कि आपने हफ्ते में कम से कम 75 मिनट के लिए 75 मिनट्स पर वीक जो है आपने एक्सरसाइज वो करनी है जो सख्त वाली होती है, विगरस एरोबिक एक्टिविटी। और 150 मिनट के लिए वो करनी है जो मॉडरेट है, ब्रिस्क वॉक होती है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, एक हफ्ते के अंदर। तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है एक्सरसाइज से वो कम हो जाता है। और कोशिश करें कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, क्योंकि अच्छी नींद से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और स्ट्रेस को मैनेज करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपका बेहतर हो जाएगा। और ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे एक सारी मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूं जो लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसको कैसे हम मालूम करते हैं, तशख़ीस कैसे होती है, क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इलाज में क्या चीज़ों को सामने रखना है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा दवाइयों के बावजूद तो लाइफस्टाइल में तब्दीली करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। वो हो सकता है कि सेकेंडरी वजह को तलाश कर ले और उससे आपका ब्लड प्रेशर जो 4-4 दवाइयाँ लेने के बावजूद कम नहीं हो रहा है तो वो कम हो जाए। दोस्तों, मैं अपने जो तीनों ये जो चैनल्स हैं इन पे मेडिकल की इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर, नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।